हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग केमिकल कंपनी दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। दीपक नाइट्राइट लिमिटेड को डिस्कस करने का मेन रीज़न यहाँ पर ये है कि कंपनी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। कंपनी अभी करंट मार्केट प्राइस पे जो इसका करंट प्राइस है वो इसके 52 वीक हाई से लगभग 33% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। जब मैं इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग केमिकल कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ लर्निंग के पर्पज से आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पर हम एक बार दीपक नाइट्राइट को डिस्कस करने से पहले कंपनी के बिजनेस को डिस्कस करने, कंपनी के फाइनेंशियल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न को देखेंगे कि उसमें क्या पोटेंशियल ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज है। जब मैं दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के बारे में बता रहा हूँ तो यह एक केमिकल का कंसिस्टेंट कंपाउंडर है जिसने अपने पिछले काफी ईयर्स पे अपने शेयर होल्डर्स को एक ह्यूज वेल्थ जनरेट करके दी है। इस तरीके की कंपनी जो कि मार्केट में एक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर पे अप्रोक्सीमेटली मोनोपोली के जैसे ही काम करती है। 70% मार्केट शेयर सोडियम नाइट्राइट में ये कवर करती है। और जिस हिसाब से इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जिस हिसाब से यहाँ पर डिमांड है, इस तरीके की केमिकल की डिमांड है। इससे पहले हम इस तरीके की केमिकल डिमांड्स के लिए चाइना जैसे कंट्री से इंपोर्ट करते थे, उस पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी। बट दीपक नाइट्राइट लिमिटेड जैसी कई सारी जो स्पेशलिटी केमिकल की कंपनियां हैं, उन्होंने इस डिमांड को काफ़ी हद तक पूरा करने की कोशिश की है। और इस तरीके की कंपनी का आगे आने वाले टाइम पे भी बहुत ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है इंडिया की मार्केट के हिसाब से। तो एक बार हम दीपक नाइट्राइट लिमिटेड को डिस्कस कर लेते हैं इसकी साइट पर जाकर। तो दीपक नाइट्राइट लिमिटेड की साइट को मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। दीपक नाइट्राइट का बेसिकली इनका जो जो अलग-अलग तरीके से बिजनेस सेगमेंट पे काम करती है। तो इनका फिनोलिक सेगमेंट पे काम है, सोडियम नाइट्राइट्स पे काम है। यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि ये क्या सेल करते हैं, क्या बाय करते हैं। उसको मैं एज सच डिटेल पे नहीं जाना चाहता इस जगह पे। आप जाकर अपने हिसाब से भी थोड़ा-सा होमवर्क कर सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये कंपनी का किस-किस सेगमेंट पे काम करती है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा कंपनी का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। तो जो कंपनी एक लीडिंग प्रोड्यूसर मेंशन किया गया है कि सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्राइट सिंस 1972 से, यानी कि ये सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट में 1972 से एक लीडिंग प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फिनॉल एसीटोन्स का सिंस 2018 से। इसके पहले इंडिया का जो फिनॉल सेगमेंट था ये सब चाइना से बेसिकली इंपोर्ट करते थे हम लोग। इसके बाद से 2018 के बाद से ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस तरीके के सेगमेंट में। और ये amongst three top global player हैं like Zedlins, Coumadins and Oxims। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, जैसे कि फार्मा इंडस्ट्री है, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, पेंट है। इसके बारे में भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। उसके पहले थोड़ा सा इनका ग्लोबल रीच के बारे में देख लें। तो इनका 30 कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है, 6 कॉन्टिनेंट्स ये कवर करते हैं, 56 प्लस एप्लीकेशंस में यूज होता है, 1000 प्लस कस्टमर्स बेस है, 100 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। अगर एक बार हम इनके कस्टमर्स की बात कर लें कि किसको किसको ये सप्लाई करते हैं अपना केमिकल जो ये प्रोड्यूस करते हैं, तो ये बेयर क्रॉप साइंस, यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडियन ऑयल, टाटा, बीएसएफ, लॉरियल, लुब्रिजल, रिलायंस, निरमा, इस तरीके की जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, ऑलरेडी इस्टेब्लिश बड़े जो प्लेयर्स हैं, उनको ये अपना स्पेशलिटी केमिकल्स या डिफरेंट तरीके के जो प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस करते हैं उसको सप्लाई करते हैं। यहाँ पर इनके एप्लीकेशंस रेंज दी गई है किस किस सेगमेंट में, जैसे फार्मास्यूटिकल्स है, एग्रोकेमिकल्स है, रेजिन्स है, पर्सनल केयर में पेट्रोकेमिकल्स, अडहेसिव्स, डाइस एंड पिगमेंट्स, पेपर्स, कोटिंग्स, फ्यूल एडिटिव्स, डिटर्जेंट, एडोल केमिकल्स। तो इस तरीके की ये केमिकल सेगमेंट की पूरी एक चेन है जो कि उसके एप्लीकेशंस को ये कवर करते हैं। यानी डिफरेंट डिफरेंट केमिकल सेक्टर्स में जो एज अ रॉ मटेरियल केमिकल्स यूज होते हैं उसको ये बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से इनका इनका जो पोर्टफोलियो है बहुत ही डाइवर्स पोर्टफोलियो, एक मिक्स्ड प्रोडक्ट्स की रेंज है इनके पास, जो कि आगे आने वाले टाइम पे जैसे जैसे इंडिया की पर कैपिटा इनकम ग्रो होगी उस हिसाब से जैसे ये बिजनेस एक्सपेंड होगा, तो इस तरीके का दीपक नाइट्राइट जैसी कंपनियों का आगे आने वाले टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ग्रो की पॉसिबिलिटीज़ है। एक बार हम इनके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने इनके क्वार्टर रिजल्ट्स को ओपन किया हुआ है स्क्रीनर पे। जून 2019 में इनकी सेल्स 1051 करोड़ की थी, जो अभी जून 22 में बढ़ के 2058 करोड़ की, यानी कि विदिन 3 इयर्स इन्होंने अपनी सेल्स को जस्ट डबल कर लिया है। अगर हम इनके
नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून 2019 में इनका नेट प्रॉफिट 132 करोड़ था। अभी जो बढ़कर जून 22 में इनका नेट प्रॉफिट 235 करोड़, यानी कि इन्होंने अपने जो इनका नेट प्रॉफिट है उसको भी अप्रॉक्स डबल से ही इंक्रीज किया है। जिस हिसाब से इनका रेवेन्यू इंक्रीज किया उसी हिसाब से इनका नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर इनका थोड़ा सा जो एक्सपेंसेस है वो थोड़ा सा बढ़ा था। एक्सपेंसेस बढ़ने के कई सारे रीजन थे, क्योंकि जिस तरीके की इंडस्ट्री पे ये काम करते हैं वहाँ पे जो बेसिक क्रूड ऑयल इस तरीके का रॉ मटेरियल यूज होता है जो केमिकल प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस के जैसे काम करता है। तो जैसे क्रूड ऑयल के ग्लोबल जो क्राइसिस की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस एकदम से बूस्ट हो गए थे, उस हिसाब से इनका एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो गया था। बट जैसे जैसे क्रूड ऑयल के प्राइस कूल ऑफ होंगे यानी डाउन होंगे तो इस इनकी एक्सपेंस भी उसी हिसाब से डाउन होंगे, और कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है, एक्सपेंस डाउन होंगे तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी भी डबल डिजिट पे ही है। 17% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किसी भी केमिकल कंपनी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मार्जिन है। अगर एक बार हम इनका ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस को देख ले तो मार्च 2015 में इनकी सेल्स 1327 करोड़ थी, जो अभी 12 ट्रेडिंग मंथ में बढ़कर 7334 हो गई, यानी कि 7 साल में इन्होंने अपनी सेल को अप्रॉक्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स के अप्रॉक्स इंक्रीज किया है। अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी 53 करोड़ था जो मार्च 2015 में, अभी बढ़कर 999 यानी कि 999 करोड़, यानी कि अपने इन्होंने जो इनका नेट प्रॉफिट है उसको अप्रॉक्स 20 टाइम्स से इंक्रीज किया हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट को दर्शाता है। इस तरीके की केमिकल कंपनीज को अगर इनका प्रॉफिट ग्रोथ जो हम देख लें कम्युलेटिव 5 इयर्स का 87% प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट करके दिया हुआ है। सीएजीआर के हिसाब से अगर हम बात कर ले जो कंपाउंड सेल्स की बात करें तो 38% है। अगर हम इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 5 इयर्स का लगातार देखें तो 34% है। बहुत ही कम कंपनियां ऐसी हैं जिनका आरओई लगातार 5 साल 34% रहेगा। एक बार मैं यहाँ पर इनका फाइनेंशियल्स को एक बार और दिखा लूँ कि कंपनी का स्टॉक पी 27 के सिर्फ पी पर ट्रेड कर रही है कंपनी। आरओसी 44.5% है, आरओई 37.4% है, और कंपनी का मार्केट कैप जो है 27,889 करोड़, यानी ये मिड कैप कंपनी है। अगर हम इनके बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का जो रिजर्व मार्च 2015 में 325 करोड़ का था, अभी मार्च 2022 में बढ़कर 3,311 करोड़ हो गया है। तो कंपनी के रिजर्व में लगातार इंक्रीज हुआ है। आप पिछले 3 साल का रिजर्व देखिए तो 1,000 करोड़ से इन्होंने अपने रिजर्व को 3 टाइम्स कर लिया विद इन 3 इयर्स पे। अगर इनकी बारोइंग की बात करें पिछले 3 सालों में तो इन्होंने अपनी बारोइंग्स को लगातार डिक्रीज किया है। अभी लगभग लगभग ये कंपनी डेप फ्री के जैसे ही वर्क कर रही है। अगर हम फिक्स एसेट की बात करें तो फिक्स एसेट इस कंपनी के लगातार ग्रो हुए, और सीडब्ल्यूआईपी में भी कंपनी एक जंक यानी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में भी अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है, अपनी कैपेसिटी को लगातार इंक्रीज कर रही है। एक बार हम इनके प्रमोटर्स होल्डिंग को देख लें, शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर्स के पास 45.72% की होल्डिंग है। जून जो 2022 का डेटा दे रखा है। प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया है, मार्जिनली इंक्रीज किया है। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग को लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा इंक्रीज किया है। डीआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया लास्ट क्वार्टर से, और रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा डिक्रीज हुई है। जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस एक रेंज पे स्टक हो जाता है या थोड़ा सा स्लाइटली किसी स्ट्रॉन्ग कंपनी का शेयर प्राइस डिक्रीज होता है तो वहां से रिटेल पब्लिक धीमे से निकलना शुरू हो जाती है, और उसका फायदा एफआईआईज डीआईज उठाते हैं। एक बार मैं इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न को आपको दिखा देता हूँ कि इनका टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या कहता है। तो यहाँ मैंने दीपक नाइट्राइट का टेक्निकल चार्ट पैटर्न को ओपन किया। अगर आप यहाँ पे देख ले तो इनका जो 52 वीक हाई इन्होंने बनाया था ये अप्रॉक्स 3000 के आसपास बनाया था। उसके बाद से कंपनी पे ओवरऑल मार्केट में फॉल की वजह से कंपनी डाउन होना शुरू हुई थी अक्टूबर मंथ में, और वहां से कंपनी अभी भी लगभग 33% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है। और अगर हम इनका लॉन्ग टर्म के हिसाब से इनका करंट प्राइस से गेन देख ले तो अगर हम इसके 52 वीक हाई तक ही अगर करंट प्राइस से बाय करके होल्ड कर ले तो यहाँ से भी लगभग 48% का गेन निकल के आता है। अगर किसी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी जिसने लगातार वेल्थ को जनरेट करके दिया हुआ है, अगर उसमें हम
अगर हमारी कैपेबिलिटी 10 शेयर्स परचेज करने की है, एक दो शेयर लेके फिर अगर फॉल होता है शेयर प्राइस तो हम फिर बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, और लंबे समय तक के लिए होल्ड कर ले तो ये जो 48% का गेन दिखा रहा है, यानी 52 वीक हाई तक पहुंचने में 1 साल से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस तरीके की कंपनीज में। पर यहाँ मेरा किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अगर इस कंपनी में लिए हुए हैं तो पेशेंसली इस कंपनी को होल्ड करें, अगर नहीं लिया है तो अपने हिसाब से ड्यू डिलिजेंस से डिसीजन लेके फंडामेंटल को पढ़ के इस कंपनी में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है और करंट प्राइस भी काफी सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ शॉर्ट टर्म भी एक टारगेट आपको दिखा दूं तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म भी एक जो कॉम्प्लेक्स कप विथ हैंडल या रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आप कॉम्प्लेक्स रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी आप बोल सकते हैं इसको। अगर हम इसकी डेप्थ को प्लॉट कर ले ऊपर इसके नेक लाइन से, तो जो इनके करंट प्राइस के हिसाब से अगर हम गेन को देख ले तो इनका करंट प्राइस के हिसाब से भी ये लगभग 18 या 20% के आसपास गेन आ जा रहा है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।